नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र इस सीरीज में। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी के द्वारा अभी तक जितने भी भूगोल का प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, उन सभी का यानी ए टू जेड क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी आज का मैराथन क्लास है और इस मैराथन क्लास में अभी तक जितना भी भूगोल का क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है सबका डिस्कशन होगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट देखिएगा, एग्जाम के लिए एक कह सकते हैं कि अंतिम हथियार है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भारत का विस्तार है। तो देखिए भारत का विस्तार इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये उत्तरी अक्षांश में है, फिर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। और इसी भारत के बीच में कर्क रेखा गुजरती है जो भारत के दो बराबर भागों में बांट देती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है संपूर्ण मानव जाति का 17% है। चलिए इसलिए ऑप्शन अब बी हो जाएगा। ध्यान रखिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के 2.4% है। और भारत की जो जनसंख्या रही है 1990 में यह 16.5% रही है और वर्तमान में जनसंख्या हमारी 17.5% हो गई है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रमाणिक समय यानी स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है एवं ग्रीनविच के बीच में कितना अंतर पाया जाता है, तो यह 5.5 घंटे। कितना, तो 5.5 घंटे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात की जाए तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी से या मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है और ये जो है क्या बोलते हैं, हमारा जो मानक समय रेखा है ये 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। हुंड्रू प्रपात निर्मित है तो ध्यान रखिएगा ये स्वर्ण रेखा नदी पर यानी झारखंड के जो स्वर्ण रेखा नदी पाई जाती है वहीं पर हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। अब बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा हुंड्रू जो प्रपात है ये रांची से 45 किलोमीटर दूर है और स्वर्ण नदी रेखा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट या 98 मीटर इसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंचाई वाली चोटी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, गॉडोइनस्टीन यानी जिसको K2 गॉडोइनस्टीन कहा जाता है। चलिए बात की जाए तो देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8,848.86 या इसको हम लोग 8,850 मीटर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। इसके बाद आता है K2 गॉडोइनस्टीन जो 86 से 11 मीटर है, भारत में है। फिर आता है कंचनजंगा 85 से 98 मीटर है जो भारत में है। और फिर आता है मकालू जो 8463 मीटर जो है नेपाल में है। चलिए अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो है आपका ध्यान रखिएगा K2 गॉडोइनस्टीन कहाँ पे है, तो पाकिस्तान के जो POK है वहाँ पे ये स्थित है। अगला हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। ध्यान रखिएगा हिमालय में जो हिम रेखा है 4300 से लेकर 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि हिमालय की जो है ऊंचाई अलग अलग है तो यहाँ पे हिम रेखा भी अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक कहलाता है। चलिए बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सिनोजोइक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, सिनोजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनोजोइक महाकल्प में। अब ध्यान रखिएगा कि अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सिनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार है। तो ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर जो पठार है ये क्या है, तो ये जो है एक अग्रगंभीर है, अग्रगंभीर है छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए तो छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। यह पश्चिम भाग पर पाटभूमि स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में तीव्र ढाल और स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः एक अग्रगंभीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का एक ही विस्तार भाग है। फिर कश्मीर घाटी की संरचना एक समभिन्नित में हुई है।
गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 2, 3, 2, 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है, ये 4 गलत है, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो प्लेट है ये यूरोपीय प्लेट से टकराई है, न कि चीनी प्लेट से। इसलिए ऑप्शन आपका 4 गलत है, मतलब, और इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, इसको मैं जूम कर देता हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया तीनों है, लेकिन भुवन की पहाड़ियाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्याप्त रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है? तो ये है टाइटेनियम का, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की तटीय रेखा है। तो भारत की तटीय रेखा यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं, इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन सारे गलत दिए हैं। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा आपको बताते हैं क्यों। देखिए भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तटीय लंबाई कितनी है? 5422.6 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई, यानी यहाँ पे जितने भी हैं अंडमान निकोबार को लेकर भी बता रहा है, अपने कुल तटीय लंबाई बता रहा है, तो 2094 किलोमीटर है, जबकि भारत की संपूर्ण तटीय रेखा यहाँ पे अंडमान निकोबार टोटल जोड़ के बता रहा है, तो इसके साथ 7516.6 किलोमीटर है, अतः इसमें से विकल्प कोई नहीं सही है। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री। चलिए बात करते हैं इसकी, ध्यान रखिएगा सह्याद्री की कुल ऊंचाई जो है लगभग औसत मान बता रहा है 1200 मीटर है, और केरल में से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो यह है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो जिला रोहतांग और नाथुला दर्रा, खैबर दर्रा में से कोई भी ऐसा दर्रा नहीं है जो सबसे अधिक ऊंचाई में अवस्थित है, और सबसे अधिक में ऊंचाई में अवस्थित जो दर्रा है उसका नाम यांगचिंग है। क्या है? ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई में दर्रा यांगचिंग दीवान है जो 5890 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो जो लक्षद्वीप टापू है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। चलिए ध्यान रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है यहाँ पे टोटल 36 ही, मतलब कि 36 क्या बोलते हैं द्वीप है, और 36 द्वीप में से 10 पर ही आबादी है, और ये जो लक्षद्वीप है ये 9 डिग्री चलन द्वारा पृथक होता है। किससे? तो लक्षद्वीप मिनिकाय से, जो द्वीप समूह है लक्षद्वीप और मिनिकाय से 9 डिग्री चलन से अलग होता है। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? एक प्रवाल भित्ति का ये उत्पत्ति है, प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीपों में कितने द्वीप है? तो लक्षद्वीपों में 36 द्वीप है, अभी हम लोग बात किया। अगला क्वेश्चन है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है, देखिए विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का एक क्या है? एक अंग है। महाराष्ट्र के जो पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग है, इसको विदर्भ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रदेश क्षेत्र को कहते हैं विदर्भ। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 21 नंबर, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक वन जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। चलिए बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2017 के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वनों के अंतर्गत पाया जाता था, और अभी जो है 2021 के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो संपूर्ण इसकी मतलब कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण भूमि का लगभग 25.14% है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये जो है 66,431 वर्ग किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रफल के 7.79.33% फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और इसमें ये कितना? तो
संपूर्ण इसके क्षेत्रफल का 41.21% पर फैला हुआ। इस तरह से आपका नीचे भी दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। तो जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है और वो है कौन सा है, तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है, तो ध्यान रखिए नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तीनों के मतलब कि राज्य में फैला हुआ है। चलिए, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो चोटी पाई जाती है वो सेकंड हाईएस्ट है दक्षिण भारत की, जिसको दोडा बेटा कहते हैं और 2637 मीटर ऊंचा है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ हैं इसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियाँ या इलायची की पहाड़ियाँ। चलिए बात करते हैं, ये जो है इसकी लंबाई कितनी है, तो सह्याद्री है। चलिए बात करते हैं पश्चिम घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी है और 1500 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, कहीं कहीं 1600 किलोमीटर भी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, नीलगिरी और जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी है, और नीलगिरी पहाड़ी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है दोडा बेटा जो हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट उत्तरी भारत दक्षिण भारत की पर्वत चोटी है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े जो राज्य, ध्यान रखिए सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आ जाएगा राजस्थान। तो देखिए ये मध्य प्रदेश दिया खत्म, महाराष्ट्र दिया खत्म, मध्य प्रदेश दिया खत्म, ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान फर्स्ट पे आता है, ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद है महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर इसके क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल के अनुसार 12वां राज्य है, ये बिहार है, ठीक ना। चलिए बात की जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां है, और उसके बाद जो है ये ध्यान रखिएगा अभी भी 12वां ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य कहाँ संकेंद्रित है या कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दक्षिण भारत में, द्रविड़ियन जो प्रजाति है दक्षिण भारत में पाई जाती है। अब ध्यान रखिएगा कि द्रविड़ियन प्रजाति जो है मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में स्थित है। ये द्रविड़ियन भाग जो है परिवार से संबंधित है, इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान की गई है। अब देखिए पहचान नहीं की गई है, तो देखिए यहाँ पे जो हरियाणा है, हरियाणा पे अभी तक कोई भी जनजाति नहीं पाई गई, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी बात की जाए तो ध्यान रखिएगा हरियाणा के साथ साथ और भी जगह है जहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है, जैसे कि ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, यहाँ पे कोई भी जनजाति नहीं पाई गई है या इसकी पहचान नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन जो है, भील जाति कहाँ पाई जाती है। तो भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक ना। ध्यान रखिए कि भील जाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक ना। डी ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो भील जाति है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाई जाती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर पाई जाती है। कोटा जाति तमिलनाडु में, फिर टोडा जो है तमिलनाडु में, ठीक ना। यानी अथवा टोडा क्या है, तमिलनाडु की जाति है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी जो है देवप्रयाग में मिलती हैं, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात की जाए तो देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है और तीर्थ स्थल भी है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों को संगम पर स्थित है और इसी संगम के स्थल के बाद नदी को गंगा कहता है। यानी जहाँ पे देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं उसी जगह को ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। और फिर देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है और इसके बाद जो गंगा है ये हरिद्वार के बाद मैदानी स्थल में बहना शुरू कर देती है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना। इसको सांगपोई भी कहा जाता है, इसका नाम दिहांग दिबांग भी है, ठीक ना। इसे ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। चलिए बात किया जाए तो भारत में यरलुंग जांगबो जो है ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो, बंगाल में जमुना कहलाती है। अगला क्वेश्चन है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, तेल नदी जो है ये उपरोक्त में से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि जो तेल नदी है ये महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी के अन्य सहायक नदियों की बात की जाए तो शिवनाथ, जोंक, हंसदो, ईव और मांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। महानदी कृष्णा, कावेरी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी गिरती हैं। और लूनी, नर्मदा, तापी, ये नहीं गिरती हैं। तो आपका ऑप्शन ए और बी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट सही आंसर है। चलिए बात की जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा और ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो जगह ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ध्यान रखिएगा ये है पटना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात किया जाए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो देखिए यहाँ पे फतेहपुर बिल्कुल है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, लेकिन उत्तरकाशी नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो देखिए सबसे सूखा स्थान कौन सा है? ये लेह है। लेह में बहुत ही कम बारिश होती है, नाक के बराबर। भारत में बात करें तो लेह जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन है अमृतसर, शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो भिन्नता का कारण इनकी ऊंचाई में भिन्नता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो भारत में सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी मानसून से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ध्यान रखिएगा मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% बारिश होती है, या 75% हिस्सा प्राप्त होता है भारत को। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दुमिट्टी या लोम मिट्टी को कौन सा कण मिलता है? यानी दुमटी या लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें मिलता है सभी प्रकार कण, यानी बालू कण मिलेगा, चिकना कण मिलेगा और 500 कण जिसको गाद बोलते हैं ये भी मिलेगा। इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा समांतर दोमट मिट्टी की बात किया जाए तो इसमें 40% बालू मिलेंगे, 40% क्ले मिलेगा जिसको कण बोलते हैं, और 20% गाद मिलेंगे, इसलिए आपका डी आंसर सही था। अगला क्वेश्चन बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन है भारत को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? पौधे को, भारत को नहीं, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो ये हो जाएगा आपकी चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन ये हो जाएगा सही आंसर। अब ध्यान रखिएगा कि चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है, और ये जो है ये चिकनी मिट्टी 50% से कम गाद और 50% मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, और इसमें वायु आवागमन कम होता है जिससे जल की क्रांति यानी इसमें जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो देखिए बिहार में त्रिवेणी नदी से सिंचाई होती है, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाकी जो है इससे बिहार की सिंचाई नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार जो त्रिवेणी नदी है बिहार के क्षेत्र में सिंचाई करती है, और ये गंडक नदी से निकली गई है, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ध्यान रखिए, क्वेश्चन दिया कि दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। देखिए हरित क्रांति में दिया है उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीच, बिल्कुल सही है। सिंचाई बिल्कुल सही है। ग्रामीण विद्युतीकरण ये भी सही है। ग्रामीण सड़कें और विपणन ये भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त चारों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका हम देख लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरित क्रांति 1965 के बाद, ध्यान रखिएगा हरित क्रांति का जो समय है 1966 से लेकर 1967 माना जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पर दिया कि भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें हो गया ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों के बीजों के बाजार तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कें विपणन कार्यों को बढ़ाना था, और इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्न में से कौन सा एक कृषि के उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो हो जाएगा आपको, देखिए कुशल सिंचाई ये भी है, गुणवत्ता बीज ये भी है, कीटनाशकों का प्रयोग ये भी है, उर्वरकों का प्रयोग। ऑप्शन हो जाएगा ई उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध का जगह उपरोक्त में से सभी, यानी हरित क्रांति, नीली क्रांति और श्वेत क्रांति सभी पाए जाते हैं, यानी सभी क्रांति को जोड़ दिया जाए तब बनता है इंद्रधनुषीय क्रांति, यानी सबका विकास करना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करते हुए इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना की गई थी, और इसमें जो है, इसमें हरित क्रांति भी आता है, श्वेत क्रांति भी आता है, पीली क्रांति भी आता है, नीली क्रांति भी आती है, लाल क्रांति भी आती है, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, खदान क्रांति, सभी क्रांति को जोड़ के तब बना एक ठो जो है इंद्रधनुषीय क्रांति। अगला क्वेश्चन है काली क्रांति संबंधित है। तो ध्यान रखिए जो काली क्रांति है ये संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो काली क्रांति है। अब देखिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज से, प्याज के उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। हरित क्रांति खदान के उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन से। और यही पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए गेहूं उत्पादन के जो राज्य हैं ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश आता है फर्स्ट पे, उसके बाद पंजाब आता है, फिर हरियाणा आता है। देखिए वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार बताया जा रहा है कि सबसे अधिक जो गेहूं उत्पादक राज्य है इसमें उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, फिर मध्य प्रदेश में, इसके बाद पंजाब है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है, तो सबसे ज़्यादा गेहूँ जो पैदा होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार एवं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए बिहार के साथ राजस्थान में तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर तक होता ही नहीं है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में गन्ना से होता ही नहीं है, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार एवं उत्तर प्रदेश ऑप्शन के अनुसार। ध्यान रखिएगा 2021 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना 8 राज्य में जो उत्पादन होता है वो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे, सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे कर्नाटक, इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, बिहार और हरियाणा एवं पंजाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारत के किन राज्यों में से भारत के राज्यों में किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और डाटा 19-20 के अनुसार चीनी का उत्पादक जो राज्य सबसे बड़ा वो उत्तर प्रदेश ही था, और 2021 के अनुसार में भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जो है जम्मू कश्मीर ही है, इसका नाम कोई नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ध्यान रखिएगा नहीं पूछा है। तो देखिए नकदी फसल नहीं है मतलब कि अब देखिए जूट नकदी फसल है, मूंगफली नकदी फसल है, गन्ना नकदी फसल है, लेकिन ज्वार नकदी फसल नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नकदी फसल मतलब वह फसल जिसको बेचने का लक्ष्य हो, किसान बेचने के लक्ष्य से उगाता है, ठीक है। अब बात की जाए, अब यहाँ पे देखिए पर भारत की कुछ प्रमुख फसलें का दिया गया है। देखिए खदान फसलें या खाद्य फसलें, फिर दिया है चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज जो है एक है ये है आपके खदान फसलें जिसको खाने के उद्देश्य से बोया जाता है। फिर आता है गैर खदान फसलें, इसमें तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों, रेशेदार, कपास, जूट, मिश्ता आता है। बागवानी फसलें चाय, कॉफ़ी, रबड़, अन्य जो है, और गन्ना, तंबाकू, आलू क्या है बागानी फसलें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है भारत में कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में बेल्लाडीला में
किसका खनन है? ऑप्शन दिया देखिए हेमेटाइट, सिडेराइट और इसके अलावा दिया है लिमोनाइट और मैग्नेटाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। यानी निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडिलम में लौह जो है अयस्क पाया जाता है वह है हेमेटाइट, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा कि बेलाडिला खान जो है छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति जो है ये गोवा से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि राज्यों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। तो झारखंड में जो कोयला है झरिया में पाया जाता है, झारखंड के झरिया में। अब बात किया जाए झारखंड के जो झरिया है ये धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कुकिंग जो कोयला है ये यहीं से प्राप्त होते हैं, जबकि जमशेदपुर मुख्य इस्पात उद्योग के लिए जाने जाते हैं और लोहरदगा जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। रांची जो है भारी मशीन उत्पादन के लिए या निर्माण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो झारखंड के झरिया में क्या पाया जाएगा? ऑप्शन डी कोयला पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय कोयले के उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। यदि यहाँ के निम्न कोटि के कोयले के संचालन में बाधा, फिर दिया है धुलाई स्थानों की उपयोगिता में कमी, ये भी सही है। कुकिंग कोयले के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। कार्य संचालन की कीमतें, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ठीक है, सभी सही होगा। ऑप्शन बी होना चाहिए करेक्ट आंसर। 58 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 58 का ऑप्शन बी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो हो जाएगा असम का डिगबोई, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत का सबसे पुराना तेल जो भंडारण है ये असम का डिगबोई है और ये जो है कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में है और ब्रह्मपुत्र घाटी सबसे पुरानी तेल की घाटी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा का संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका कह सकते हैं कि 1970 से 1980 के दौरान। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तेल निर्यातक देश है उन्होंने कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया था। यानी 1973 में ये तेल संकट पैदा हुआ था और ऐसा इसलिए था कि तेल निर्यातक देश यानी जो ओपेक होता है उसमें कीमतों में मतलब अकस्मात 4 गुना उन्होंने कीमतों में वृद्धि कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 61 नंबर, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? ये थी जो है 243 किलोग्राम लीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला है, ध्यान रखिएगा, इसी में हम बता देते हैं इसका जो है 1994 में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो बात की जाए तो 0.6 टन तेल के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का 1/3 है। ठीक है, इसलिए आपका निकटतम आंसर जो है सी दे दिया गया है, लगभग 43 ठीक रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन चूँकि 2020 में पूछा गया तो उसमें राजस्थान नहीं था, उसमें कर्नाटक था, इसलिए ऑप्शन आपका बी दिया है, लेकिन अभी राजस्थान हो गया है। ठीक है ना। चलिए अब बात की जाए तो देखिए उसमें 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार ये डाटा दिया गया, जहाँ पे कर्नाटक नंबर 1 पे था, उसके बाद राजस्थान था, आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना था, लेकिन अभी जो है अभी जो है राजस्थान फर्स्ट पे आ गया है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारण पर विचार करें। दिया कि कृषि एवं घरेलू उत्पादों उत्पादन लागत से कम पर बिजली दिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्य सहायता में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों में क्रियान्वित किया है, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को किसके नज़दीक है? तो हो जाएगा टाटा नगर। चलिए हम बात करते हैं टिस्को की। तो देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है ये अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और टाटा नगर जमशेदपुर में स्थित है और 1907 में इसकी स्थापना हुई थी।
दिया है क्वेश्चन कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ इसके अलावा बिहार जो है यहाँ पे चीनी, कागज़, केमिकल आदि का भी उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो देखिए तांबा कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी में। ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। चलिए खेतड़ी जो है राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खदानें जो पाई जाती हैं राजस्थान में, खेतड़ी में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग और रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जो है तांबा खनन के लिए, इसको अभी हमने देखा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो ध्यान रखिए स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए बात की जाए स्वर्णिम चतुर्भुज का, ध्यान रखिएगा स्वर्णिम चतुर्भुज जिसको जो है एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और मध्य प्रदेश इसके माध्यम से मतलब कि 4 राज्यों को जोड़ना था, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता महत्वपूर्ण शहर हैं जिसको जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का जो 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ये अटल टनल जो है इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और ये पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, यानी इसी में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका निर्माण सड़क संगठन द्वारा किया गया था, सीमा सड़क संगठन के द्वारा, और ये जो है 2002 में तत्कालिक उसमें जो अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा आधारशिला इसकी रखी गई थी और 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? अब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये 12,431 त्रिवेंद्रम जो ट्रेन सेंट्रल है ये सबसे अधिक राजधानी दूरी तय करती है। अब बात की जाए तो प्रश्नकाल में त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेनें जो है ये 12,431 अधिकतम दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ किया था। द्रुत डाक सेवा मतलब हाई स्पीड था। ये कब हाई स्पीड जो पोस्ट है होता है इसको कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1986 में। बात करें जाए इसके जो है तथ्य का, तो ध्यान रखिएगा भारतीय डाक विभाग जो है द्रुत डाक सेवा जिसको स्पीड पोस्ट बोलते हैं, इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो है ये कन्फ्यूजन वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव हुआ था ये दिया है कि भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा की कलकत्ता में डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई और 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची तत्कालीन भारत में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1982 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई, अतः विकल्प में कोई उत्तर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो पाट अंचल अवस्थित है। तो पाट अंचल जो है ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। अब देखिए पाट अंचल जो है इसको पेट रीजन कहा जाता है, छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार अधिकांश भाग झारखंड में पाया जाता है, इसलिए विकल्प आपका भी आंसर सही होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों के फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए झुमरी तलैया कहाँ पे? झारखंड में है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही
अवरोही क्रम है। अवरोही पूछ रहा है मतलब घटते हुए क्रम होना चाहिए क्षेत्रफल के अनुसार। तो देखिए सबसे अधिक इन चारों ऑप्शन में से देखा जाए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो हो जाएगा आपका, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश के बाद फिर आपका कौन सा जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आपका हो जाएगा जो है बिहार और आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश है और फिर बिहार आ जाएगा, यानी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 है और आंध्र प्रदेश का 1,60,205 और वहीं बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किन जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। अब देखिए इन जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो एक कच्छ हो जाएगा, कच्छ का रण जो है हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखिए जो ऑप्शन दिया है लेह जो है ये 45,100 है, कच्छ का रण जो गुजरात है ये 45,674 है, यही जैसलमेर जो है राजस्थान का ये 38,401 है और बाड़मेर जो है राजस्थान का ये 28,387 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 7, ठीक ना। ध्यान रखिएगा जो असम जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ ये है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय है। अगला क्वेश्चन है गद्दी लोग निवासी है, ये कहाँ के हैं, तो हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोग जो हिमाचल प्रदेश के निवासी माने जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बोडो निवासी है, तो बोडो निवासी गारो पहाड़ी के, ठीक है। अब ध्यान रखिए कि बोडो जो जनजाति एक नृत्य और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्वी गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। गारो जनजाति है, ऑप्शन दिया है असम की, मणिपुर की, तो गारो कहाँ की हो जाएगा, असम मणिपुर की, या फिर हम जो है ऑप्शन दिया है मिजोरम की या मेघालय की। ध्यान रखिएगा ये जो गारो जो जनजाति है ये मेघालय की है, असम और मेघालय में और मिजोरम में भी पाई जाती हैं, अतः उपरोक्त में से किसी भी विकल्प संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई मुख्य भूमि सतह के नीचे लगभग है। देखिए गंगा की जलोढ़ मृदा की जो गहराई है वो मुख्य भूमि से कितनी गहराई तक है, तो ये जो है 6000 मीटर तक है गहराई में। अब देखिए ओल्डहम के अनुसार जो है गंगा जो जलोढ़ निक्षेप की मोटाई जो है ये 4000 से 6000 मीटर के नीचे पाई जाती है और ग्लेनी के अनुसार मात्र 2000 मीटर है। भारत के सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, तो भारत की सबसे बड़ी जो वाह नदी है गंगा है, क्योंकि इसका जो अपवाह जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा गंगा नदी का जो वाह क्षेत्र है ये है 2525, यानी इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोदावरी का 1465 है, नर्मदा 1312 किलोमीटर और वहीं महानदी 851 किलोमीटर बहती है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात की जाए तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, देखिए तिब्बत का मानसरोवर, तो तिब्बत के मानसरोवर में ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदियाँ बहती हैं, वहाँ से निकलती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर उपयुक्त में से सभी। अब देखिए अब दिया है कि देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो है चिम यंगदुम हिमनद से निकलती है, वहीं सतलज जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से राकस से निकलती है और सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी दिया था। अगला क्वेश्चन जो है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी महत्वपूर्ण कुछ बातें देख लीजिए। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनमेरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपोली है। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है या सांपू के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो या सांपू, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं, असम में इसको ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत जो है चीन यानी एवं भारत बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है, यानी 3 देशों से क्या होती है प्रभावित होती है, मतलब कि बहती है वहाँ से। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं अगला क्वेश्चन देखिए दिया है निम्नलिखित आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय तुलना
से तुलना करें। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश पर्वतीय नदी वर्षा पर निर्भर होती है। बिल्कुल सही बात है। फिर है कि हिमालय नदी की ढाल पर्वतीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, यह भी सही है। अगला है कि पर्वतीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। पर्वतीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में नहीं, ये गलत है, ठीक ना। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होना चाहिए। 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल ए और 1 और 2। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा, ठीक ना। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए आपका ऑप्शन बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं ओके। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इसमें आपका नर्मदा भी है, तापी भी है, ठीक ना। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 1 और 2, ठीक ना। अगला इसमें ध्यान रखिएगा कि पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों में से 3 नदियाँ प्रमुख है, जिसमें नर्मदा नदी, तापी नदी और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है, जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के मध्य से होकर गुजरती है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और 800 किलोमीटर की लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अफवाह में फैली हुई है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाली खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका अफवाह क्षेत्र बात की जाए तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार को प्रभावित करती है, जहाँ पे श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों के निर्माण करती है। अगला बात की अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो देखिए सोन हो गई, नर्मदा हो गई और महानदी गई, ये जो सभी नदियाँ हैं ये धमतरी शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि सोन रहता, सोन और महानदी रहता तो ये तो समझ में आता, लेकिन नर्मदा जो है ये तो अलग ही बात है, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है, ठीक ना, जबकि महानदी जो धोत्री के सिवा पहाड़ी से निकलती है, ठीक ना। यहाँ पे जो सोन नदी है और जो नर्मदा है, इसका जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, लेकिन ये महानदी अलग से निकलती है, इसलिए आपका ये आंसर में दिक्कत है। अगला की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, ये दामोदर नदी छोटानागपुर पठार से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है, ठीक ना। ऑप्शन दिया तापी, कृष्णा, इसके अलावा लूनी और नर्मदा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी लूनी, क्योंकि लूनी नदी जो है ये आपका अरावली के पहाड़ी से निकलती है और एक आपका कक्ष श्रेणी में विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी ध्यान रखिएगा, अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर चलने के पश्चात यह कक्ष की रण में कहती है दलदल में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, मतलब सबसे अधिक अपना रास्ता कौन बदला है? तो एक कोसी नदी है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो दामोदर, कोयल, स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये देखिए, दामोदर हो गया, कोयल हो गया, स्वर्णरेखा हो गया, ये निकलती है छोटानागपुर के पठार से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि दामोदर हो गई, कोयल हो गई, स्वर्णरेखा नदियाँ जो है छोटानागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसूनी मौसम विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, यह है कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा है, आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल होने वाली बारिश, आम की फसल। देखिए ये आम जो वर्षा है, ना तो आमों का बौछार है, ना आम का टपकना है, बिहार बंगाल ये भी नहीं है, आम का फसल नहीं है। आम्र वर्षा दरअसल क्या होता है, इसको मैंगो शावर भी बोला जाता है। आम्र वर्षा ध्यान रखिए, कर्नाटक और केरल के अप्रैल महीने में
तड़े झंझवा के साथ होने वाली बारिश है जिसको चेरी ब्लाज्म भी कहा जाता है, ठीक ना। जबकि मई महीने में होने वाले वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मई महीने में अगर बारिश होता यानी जिसको बोलते हैं कि जब गर्मी खत्म हो रहा है तो उसमें होता है ये आम्र वर्षा, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल क्या होते हैं, पकने लगते हैं। बंगाल और असम के अप्रैल मई के महीने में जो तड़ी झंझावात के साथ बारिश होती है इसको काल बैसाखी कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े की मौसम बारिश होती है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक ना। जाड़े के मौसम में यानी अक्टूबर नवंबर जो है यहाँ पे लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्वी मानसून यानी जिसको लौटते हुए मानसून कहा जाता है, इससे तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में 65 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी अवस्थित है, तो चेरापूंजी मेघालय में अवस्थित है। अब ध्यान रखिएगा कि भारत में चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मानसीराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में ही होता था। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सूची 1 जिसमें प्राकृतिक आपदा दिया गया, सूची 2 प्रदेशों के सम्मिलित तथा सूचित कीजिए और प्रयोग सही चुनी, मतलब जो सही चुनना है, मतलब कौन सा सही मिलान किया गया है, मिलान होगा। अब देखिए दिया है कि बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भूकंप है, भूकंप सबसे अधिक कहाँ पे आएगा, तो आपका दिया है। अब सबसे पहले बाढ़ को, तो बाढ़ को मिला दीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान, बाढ़ को तो मिला दीजिए उत्तर प्रदेश बिहार का मैदान, ऑप्शन एक का 3 मिला दीजिए। फिर आपका सूखा जो है ये, इसको आंसर देख ही लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। बी में क्या दिया है, अब देखिए बी में दिया है कि 1 का 3 यानी बाढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान है। फिर दिया है बी का 1, जो बी है भूकंप, ये हिमालय के गिरिपात पर्वत क्षेत्र है। फिर सी का 4, सी जो है सूखा सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो मध्य पूर्वी भारत होता है। फिर दिया है डी का जो है 2, तो चक्रवात सबसे अधिक कहाँ आता है, झारखंड और उड़ीसा में। ऑप्शन हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है करेवास मृत का जो जाफरान यानी केसर एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के उपयोगी पाई जाती है। देखिए केसर की बात है तो ऑप्शन हिमालय, कश्मीर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कश्मीर के हिमालय में। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, रेगुर किसका नाम है, तो रेगुर जो है एक काली मिट्टी को रेगुर का है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। चलिए अब बात किया जाए तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो रेगुर को या जिसको रेगड़ भी कहा जाता है, कपास की मिट्टी, कपास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान रखिएगा इसके अलग अलग नाम भी है। भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत की कुल मिट्टी का लगभग 16.6% काली मिट्टी पाई जाती है। और ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के राज्य में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है रेगड़ या रेगुर मिट्टी सबसे अधिक है, तो यह सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है रेगुर मिट्टी, जिसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है रेगुर नाम है, तो रेगुर नाम किसका है, काली मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो कैसे, तो वनस्पति लगाकर यानी वनारोपण के द्वारा मृदा कटाव को रोका जा सकता है। अब देखिए कुछ अपरदन रोकने कुछ प्रभाव दिए गए हैं, कैसे अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा कटाव को रोका जा सकता है। तो वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाकर, सोपानी अथवा समोच्च कृषि, सोपानी समोच्च कृषि क्या होता है, जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी वाले क्षेत्र पे होते हैं, वहाँ पे कृषि करना है तो ढाल बना दिया जाता है, ठीक है ना, तो इसको समोच्च या सोपानी कृषि बोलते हैं। अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर, यानी जो स्थानांतरित कृषि होती है कि जंगल को जला दिया, काट दिया और फिर उसमें खेती करके फिर इसको छोड़ दिया, इसको रोकना पड़ेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदानों को एक डैश डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो गंगा के मैदानों को जो है जियोसिनिक्लाइन के रूप में इसको वर्णित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है इसको क्या कहते हैं, इसको बांगर कहा जाता है। और न्यू जो कछारी मिट्टी होती है नई, उसको खादर कहा जाता है। चलिए अब गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। इनकी स्थिति बाढ़ की पहुँच से
कुछ ऊंचाई पर होती है, मतलब कि यहाँ पे हमेशा बाढ़ नहीं आता है, कई सालों के बाद कभी बाढ़ यहाँ पे आ जाता है। इसको बोलते हैं कछारी मिट्टी या इसको बांगर कहा जाता है। जबकि जो खादर मिट्टी होती है वहाँ पे अधिकतर बाढ़ आते रहते हैं और वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो यहाँ पर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ठीक ना, ये नदियों द्वारा निर्मित होती है। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन है भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र जो है 20.7% में क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल जो है 20.64% पर लगभग जो है जंगल फैला हुआ है। और ये जो है क्षेत्रफल कितना है? तो 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों की विस्तार है। देहरादून स्थित भारतीय वन संरक्षण विभाग, यानी देहरादून में क्या है, भारतीय वन संरक्षण विभाग है। और 2 वर्ष पर उपग्रह चित्रण के माध्यम से वनावरण वन रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। और ISFR 2021 के अनुसार वर्तमान में वनावरण कितना होगा? ये 2021 के अनुसार ये जो वनावरण है ये हो गया है आपका, कह सकते हैं 21.71% तथा वन एवं वृक्षावरण 24.62% हो गए। ज्ञातव्य कि बिहार में वनावरण 7.84% ही मात्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले वन में से घिरा है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय वन संरक्षण जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार जो है पतझड़ वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है ये मध्य प्रदेश में है और फिर छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो प्रतिशत के हिसाब से अधिकतम जो वन क्षेत्र है ये मिजोरम में है, ठीक है। चलिए बात की जाए तो मिजोरम के लगभग 85% क्षेत्रफल पर जंगल ही पाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? सबसे अधिक वन जीव अभयारण्य किस क्षेत्र राज्य में है? तो दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु, फिर आपका ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। 2020 के अनुसार की बात की जाए तो भारत के राज्यों में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 48 है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार में 96 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि अभी जो है ये भारत में लगभग 12,852, ठीक ना, 2018 के अनुसार बता रहा है। अभी तो चेंज हो गया है, ठीक ना, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि करंट देखना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको मैं, ओके। अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। दिया कि वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% दर से हुई। फिर दिया है कि वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष और महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35% बड़े नगर हैं, जिसमें कुल नागरिक जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। और वर्ष 1991 की जनगणना के अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन कौन? तो सी दिया है 1 और 4, केवल 1 और 4 सही है। एक मतलब क्या कि वर्ष 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 21% रही थी। और 4 क्या करे कि 1991 की जनगणना के अनुसार जो उपभोक्ताओं की संख्या में कार्य कमी का संकेत दिया गया था। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। तो देखिए नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31% 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात की जाए तो उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जो जनसंख्या थी ये 68.8% थी। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है। ये देखिए जो सारण सिंचाई नहर है ये कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी से। जो पश्चिमी चंपारण जिले के जो है गंडक नदी है वहाँ से सारण जो है नहर निकलती है। अब यहाँ पे बात की जाए तो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है
जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें एक सारण नहर भी है। सारण हो गया, तिरहुत हो गया, ये वहीं से निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये भी गंडक ही हो जाएगा। सारण, तिरहुत, त्रिवेणी ये सब जो है गंडक से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना ये कहाँ पे है? तो हरियाणा और पंजाब, राजस्थान की तीनों जो है राज्य की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नागल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के राज्यों का संयुक्त क्रम है परियोजना है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर बांध बनाया गया है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल, नागल मतलब गल मत, तो हो जाएगा सतलज। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? बिल्कुल इसका सही उत्तर है कावेरी पर। शिव समुद्रम कहाँ पे है? कावेरी पे है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं इसके, तो ध्यान रखिएगा शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कोडांगो जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। किसकी? तो कावेरी की। अगला बात करते हैं कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? ये है कृष्णा और गोदावरी। अब बात की तो पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है। इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है तो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी महानदी। कहाँ पे? महानदी पे हीराकुंड बांध है। अब ध्यान रखिएगा हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। नेक्स्ट की बात की जाए तो मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये सभी बराकर नदी पे है। कहाँ पे है? बराकर नदी पे। कौन कौन से? मतलब मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। अब ध्यान रखिएगा कि मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है इसका निर्माण दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर किया गया है और दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में इसको किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील है? तो यहाँ पे देखिए वुलर झील मीठे पानी का हो जाएगा और इसके अलावा लोकटक भी हो जाएगा। ठीक ना। सांभर और चिल्का ये नहीं होगा। ठीक ना। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ए दिया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दिए गए विकल्प में वुलर झील कश्मीर तथा लोकटक, जो लोकटक लिखा गया ये मणिपुर में मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का उड़ीसा ये और सांभर एक खारे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? यहाँ पर देखिए सहकारी समितियाँ, व्यापारिक बैंक और ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक ना। भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं, यानी इसमें से कोई भी कृषि के लिए वित्त प्रदान नहीं किया करती है। ठीक ना। ध्यान रखिए भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत कौन कौन सा है? तो वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उपयुक्त में से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। डी क्या दिया था? क्वेश्चन क्या था? भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। देखिए कृषि में युग्म पैदावार का मतलब है कि विभिन्न मौसमों पर दो फसलें को उगाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं छोटा कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन देखिए भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? दिया है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीकी का विकास करना है। थर्ड दिया है कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, या इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ साथ शहद उत्पादन का समकालन करना है। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी दिया है। 2 और 4 केवल सही है। 2 में क्या दिया था? 2 में दिया था इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है, और 4 दिया है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन, इन सभी को भी बढ़ावा देना है। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए नकदी फसल में
गन्ना नकदी फसल है, कपास नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है। गेहूँ ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ये नकदी फसल नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की गई है। तो ये हुआ है गेहूं में, सबसे अधिक प्रगति गेहूं में हुआ है। 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ और 1966 से 67 का समय रहा हरित क्रांति का, और हरित क्रांति के समय जो है गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन हुआ। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो प्रमुख खाद्य फसलें है। प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है? यह जगह चावल, सबसे अधिक चावल भारत में खाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत में जो चावल कटोरा है ये कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है इसको बोला जाता है चावल का कटोरा। अब बात रखिएगा कि भारत में चावल का कटोरा जो है जिसको राइस बाउल कहा जाता है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन क्षेत्र आते हैं? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। आंध्र प्रदेश की कुल कृषि के क्षेत्र में जो 29.3% चावल की खेती किया जाता है। लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है। यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो तेलंगाना, रायलसीमा जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट बात की जाए तो खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो ये करेक्ट आंसर का चावल, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी सर्वाधिक फसलें बोई जाती है? तो जगह भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो ऑप्शन दिया है आपका ये मूंगफली। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है ये महाराष्ट्र, सबसे अधिक महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे 2021-22 का डाटा दिया है जहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र नंबर 1 पे, गुजरात सेकंड पे और तेलंगाना थर्ड पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में बताना है कि घटते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है, तो ये महाराष्ट्र होगा नहीं, ये महाराष्ट्र होगा नहीं। ऑप्शन बच गया ए और बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है बिल्कुल सही, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पंजाब। नहीं, ये आंध्र प्रदेश इधर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे देखिए बच गया आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है 2020-21 के डाटा जहाँ पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, कर्नाटक थर्ड पे, गुजरात फोर्थ पे, तमिलनाडु फिफ्थ पे। जबकि प्रश्नकाल के क्रम के अनुसार दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक गन्ने के गड़े उत्पादन थे, ठीक ना। आगे बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूंगफली। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक है। तो भारत का सबसे अधिक रबर उत्पादन कहाँ होता है? केरल में होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो राज्य है केरल है। यहाँ पे देश का रबर उत्पादन का लगभग 75.68% इसका उत्पादन होता है 2018-19 के डाटा के अनुसार, जिसमें एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 138 नंबर, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो ये केरल हो जाएगा, यहीं पे सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। चलिए, भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कोई भी, भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश था। IFAO के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला उत्पादक है और उपभोक्ता राज्य भी देश भी है। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर बना हुआ है, अतः वर्तमान के संदर्भ में प्रश्न का उपयुक्त उत्तर दाल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? चाय बागान नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, गिरनार पर चाय का बागान नहीं है। बाकी जो कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, यहाँ पर चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो ध्यान रखिएगा, निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो कॉफ़ी उत्पादन में ध्यान रखिए, जो पुलनेल जो है ये कर्नाटक क्षेत्र में नहीं आता है कॉफ़ी उत्पादन के मामले में। बाकी चिकमंगलुरु, कुर्ग और बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं
ये कर्नाटक में स्थित है जहाँ पे चाय का उत्पादन किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड के अनुसार कर्नाटक के चिकमंगलुरु, कोडांगू जिसको कुर्ग कहता है, हसन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर और नेलियम पेथिस क्षेत्र जो है तमिलनाडु के पुनलेज, नीलगिरी, सेवराय, अन्नामलाई और क्षेत्र काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जबकि बाबा बुदन की कर्नाटक में जो है पहाड़ी जो है कर्नाटक में जहाँ भारत में सर्वप्रथम काफ़ी उत्पादन किए गए थे। अगला जो है बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो भारत अपनी आवश्यकता से चाय का उत्पादन करता है, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक जो पटसन उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन होता है। और वर्ष 2021 के अनुसार भारत में कुल 9.6 मिलियन गांठ जो है जूट का उत्पादन मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, मतलब कितना उत्पादन हुआ था, जिसमें 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल के अनुमानित है, ठीक ना। और दूसरे स्थान पर बिहार का जो है स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है। तो ये आपका द्वितीय स्थान है, अभी मैंने इसको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण अयस्क है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बक्साइट होता है। क्या होता है? बक्साइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो देखिए पंजाब में कोई भी लौह अयस्क नहीं पाया जाता है, बाकी बिहार में कुछ न कुछ मिलता है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में कुछ न कुछ लौह अयस्क पाया ही जाता है। अब बात करते हैं भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो उत्तर पूर्व में देखा जाए जिसमें झारखंड और उड़ीसा आता है, मध्य भारत में देखा जाए जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत में देखा जाए तो कर्नाटक, गोवा आता है, और अन्य क्षेत्र की बात देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो ये हो जाएगा, देखिए उड़ीसा दिया है, आंध्र प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है, झारखंड दिया है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं लगा सकते हैं। इसके कारण क्या है, इसका कारण देखिए क्या दे रहा है। कहा जा रहा है कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है, राजस्थान और कर्नाटक। तो इसमें ना तो राजस्थान दिया है और ना तो कर्नाटक दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी है। अब देखिए यहाँ पे जो है हो जाएगा, कह दिया निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो दिया है चादरी, अभ्रक, तांबा, जिप्सम और लौह अयस्क। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन। अब ध्यान रखिएगा, कहा जाए कि वर्ष 2019 के अनुसार अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। इसके अनुसार भारत किसी में भी अग्रणी नहीं है इस विकल्प के अनुसार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है। तो हो जाएगा झारखंड। झारखंड में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। अब बात की जाए तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2004 के अनुसार, जिसमें 2003-4 का जो डाटा है, और कह रहे कि भारत में अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, और ये हैं आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, सेकंड पे राजस्थान, थर्ड पे झारखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। अब खनिज उत्पादन में सबसे जो समृद्ध है, अब देखिए यहाँ पर दिया राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। तो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बिहार। अब यहाँ पे दिया कि प्रश्नकाल की मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य की दृष्टि से तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादक राज्यों का क्रमशः इस प्रकार है: छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। कोयला तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो कोरबा कहाँ पाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे विशेषता, महत्वपूर्ण विशेषता है लौह अयस्क खनन, यानी कि यहाँ पे लौह अयस्क का खनन किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया खनन की सबसे प्रसिद्ध विशेषता यहाँ पे लौह अयस्क खनन है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? ये पिच ब्लेड से। किससे? पिच ब्लेड से। ध्यान रखिए कि रेडियम जो है रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है, इसका प्रतीक Ra है, जिसे यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था। तो ये शिव समुद्रम में, जो कावेरी नदी है यहाँ पे शिव समुद्रम में जो है पहला पन बिजली शुरू हुआ था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897-98 के ईस्वी में हुई थी और ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रोपोंग या सिद्रबाग में हुई थी। भारत में दूसरा पन बिजली संयंत्र कर्नाटक के मंड्यान जिले में शिव समुद्रम में हुआ। इस संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था। मैसूर महल एवं बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने के लिए देश के क्रमशः पहली इमारत और नगर थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। ऑप्शन बी दिया है, विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में प्रति व्यक्ति कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। अगला क्वेश्चन है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, भारत के कपितय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तर श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के मिलना था। इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 64 राजमार्ग है और उनकी कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर है। अब देखिए ये डाटा 2001-2 के अनुसार दिया है कि राजमार्गों की संख्या 64 है और कुल लंबाई 40 किलोमीटर थी। 31 मार्च 2019 के अनुसार इसकी स्थिति बदल गई है और 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए हैं और इन वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021-22 के अनुसार कुल लंबाई 1,40,995 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो गई है। अब बात करते हैं 159। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था तो यह जगह 1853 में। अब देखिए, अब भारत में जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ था और 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली ट्रेन चलाई गई थी। यह मुंबई के जो बोरी बंदर स्टेशन से 14 जो है डिब्बे वाली सवारी गाड़ी थी और इसमें 400 लोग बैठे हुए थे, यात्री बैठे हुए थे और 34 किलोमीटर चली थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है टीचर के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5.5 फीट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो मीटर गेज होता है दोनों पटरी के मध्य 1 मीटर की दूरी होती है। चौड़ी या बड़ी लाइन जो होती है दोनों पटरी के मध्य में 1.676 मीटर या 1676 मिलीमीटर या 5.5 फीट की दूरी होती है। यही पूछा था आपका। फिर दिया छोटी लाइन पटरियों के मध्य में 762 मीटर या 610 मिलीमीटर की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, मरमुगांव पत्तन स्थित है, यह हो जाएगा गोवा में। मरमुगांव कहाँ पे? गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इस ऑप्शन दिया केरल, गुजरात और फिर इसके बाद दिया है आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब देखिए भारत का जो 13वां प्रधान बंदरगाह जो बड़ी बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थापित किए जाएंगे
और इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को ये फैसला लिया। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है लगभग 65,544.54 करोड़ रुपये की होगी। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड एक्चुअरी स्थित है, तो ये है गुड़गांव में। यहाँ पे गुड़गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, तो भारत का जो तृतीय शोध केंद्र है ये भारतीय हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 1983-84 में की गई थी। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र, जिसको मैत्री कहा गया, ये इसको स्थापित किया गया था 1988-89 में। और तीसरा जो है ये आप भारतीय देख ही रहे हैं, इसकी स्थापना 2012 में किया गया है। बात करते हैं 165 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ठीक ना, तो इसका जो देखिए ऑप्शन दिया है कम्बोज की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कम्बोज की खाड़ी में कोई भी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि इंडियन नेशन सेंटर ऑफ द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के ये प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र है, जिसमें कच्छ की खाड़ी है, मलवन क्षेत्र है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, मन्नार की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पे क्या प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक ना, और इस तरह से हम लोगों ने 165 क्वेश्चन कवर किया इस मैराथन क्लास में। और अभी तक बीपीएससी के द्वारा पूछा गया टोटल क्वेश्चन है ज्योग्राफी से। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट में ये बहुत ही एक अच्छा बीपीएससी के जो सारे क्वेश्चन उसको तैयारी कराने का एक अच्छा माध्यम है।